हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में, हमारे आज के इस टॉपिक में। तो क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो किसी परमाणु का उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके विविक्त ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, ये ऊर्जा स्तर आपको दिखाए गए हैं, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इसी प्रकार से ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, जो कि पारे का दिखाया हुआ है। किसका दिखाया हुआ है? पारे का दिखाया हुआ है। तो पारे के परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब ये यहाँ पर बात विविक्त ऊर्जा स्तर की आती है। किसकी आती है? विविक्त ऊर्जा स्तर की बात। तो विविक्त ऊर्जा स्तर की बात फ्रांक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? फ्रांक हर्ट्ज ने। और फ्रांक हर्ट्ज ने ही, हमने जो पिछला लेक्चर बताया है उसमें फ्रांक हर्ट्ज के बारे में ही बताया है कि फ्रांक हर्ट्ज ने परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तरों के बारे में समझाया। क्या समझाया? विविक्त ऊर्जा स्तर के बारे में समझाया। और एक प्रयोग उन्होंने किया। प्रयोग में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है पारे की वाष्प जब हम एक नली के अंदर भर देते हैं और उसको त्वरक विभव द्वारा उस पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाते हैं, तो किस प्रकार से धारा बहती है और किस प्रकार से ऊर्जा परमाणु को प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो ये हमने वहां पर समझा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उत्सर्जन अवशोषण स्पेक्ट्रम है। तो इसमें क्या है वो देखते हैं। तो ये मैंने बताया कि विविक्त ऊर्जा स्तर कहां से प्राप्त हुआ, हमें इसके बारे में कहां से पता चला? हमें फ्रांक हर्ट्ज के प्रयोग से पता चला। तो हम यहां बात करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता क्या है, क्या होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि साधारणतः सभी परमाणु सामान्य स्थिति में अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। यानी कि जब तक परमाणु को कहीं से भी किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिली है, तब तक वो यहां होता है। कहां होता है? इस वाली स्टेट में होता है। यानी कि परमाणु कहां होता है? इस ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी कि शून्य अवस्था में वो होता है। कहां होता है? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, यानी कि शून्य अवस्था हम बोलते हैं। यहां पर उसकी ऊर्जा जो है वो शून्य है। कितनी है उसकी ऊर्जा? शून्य है। परंतु जब उसे बाहर से पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, तो बाहर से ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो बाहर से सपोज करो उसे कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन को वो अवशोषित कर लेगा। या फिर कहीं से ऊर्जा कोई मिल गई, फोटोन मिल गया उसे बाहर से। यानी कि फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट्स को हम फोटोन बोलते हैं मैक्स प्लांक के अनुसार। तो जब उसे फोटोन कोई मिल जाता है तो वो उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके वो कहाँ करता है? वो चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तरों में। तो ये निम्न ऊर्जा स्तर होता है और ये उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं। जो ये जैसे कि ये क्या है? ये n बराबर 1 होता है, ये n बराबर 1 स्थिति है, ये n बराबर 2 स्थिति है, ये n बराबर 3 स्थिति है और ये n बराबर 4 स्थिति है। यानी कि इस तरह से 4 अवस्थाएं, यानी कि ऊर्जा स्तर यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाए गए हैं। ठीक है। तो परमाणु इनिशियली कहाँ होता है? शुरुआत में कहाँ होता है? वो n बराबर 1 में होता है, यानी कि जीरो अवस्था बोलते हैं इसे, या फिर निम्न ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक है। या फिर इसे ग्राउंड स्टेट हम लोग बोलते हैं। तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट ये होती है। तो प्रारंभ में वो कहाँ था? मूल ऊर्जा अवस्था में। बाहर से ऊर्जा मिल गई, पर्याप्त ऊर्जा मिल गई, तो बाहर से ऊर्जा मिलकर वो कहाँ चला जाएगा? मूल अवस्था को वो छोड़ देगा। तो वो क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। जब उसे ऊर्जा मिल गई पर्याप्त, तो वो उत्तेजित हो जाएगा। तो उत्तेजित होकर या तो इस वाली अवस्था में चला जाएगा, या फिर इस वाले में चला जाएगा, या यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो जब वो किसी बाहर की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि n बराबर 1 में, n बराबर 3 में पहुंच गया, n बराबर 4 में पहुंच गया, तो वो वहां पर अस्थायी रूप से रहता है। कैसे रहता है? अस्थायी रहता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ उसे मिल गया उसे कुछ एनर्जी मिल गई तो वहां यहाँ जाकर परमानेंट सेटल हो जाता है। नहीं, इस ऊर्जा अवस्था में परमानेंट सेटल वो नहीं होता। उसकी ऊर्जा वो कुछ समय तक उसके पास रहती है और वो मित स्थायी अवस्था में होता है। उस टाइम पे किस अवस्था में होता है? मित स्थायी अवस्था, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट में होता है वो। और उस अवस्था में वो 10 की पावर -8 सेकेंड तक रहता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि 10 की पावर -8 सेकेंड तक वो जो है अस्थायी रूप से रहता है। और 10 की पावर -8 सेकेंड के बाद वो नीचे आता है वापस। तो नीचे वो कैसे आता है? वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। तो यदि वो यहां से इस वाली अवस्था, यानी कि n बराबर 4 से यहां नीचे वाली में आया है, यानी कि इससे पहले वाली में n बराबर 3 में आया है,
तो वो इन दोनों की जो ऊर्जा होंगी, इस अवस्था की, इस n बराबर 4 अवस्था की और इस n बराबर 3 ऊर्जा स्तर की, जो इनकी क्या होंगी, ऊर्जाएं होंगी, तो इनके ऊर्जाओं के अंतर के बराबर वो ऊर्जा को विकृत कर देता है, वो उतनी ऊर्जा का विकिरण निकाल देता है और कहाँ आ जाएगा, पहली से दूसरी, मतलब n बराबर 4 से n बराबर 3 में आ जाता है। तो 1 से क्या दिखाया हुआ कि 1 से दिखाया हुआ कि पहली लाइन प्राप्त हुई हमें, क्या प्राप्त हुई, पहली लाइन प्राप्त हुई, यानी कि कोई सा परमाणु होगा वो यहां से यहां पर कूद जाएगा। तो इसका ये मैंने आपको बता दिया कि 10 की पावर -8 सेकंड तक रहता है और फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। तो कैसे लौटते हैं वो देखना है हमें। इस प्रकार जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के अंतर डेल्टा ई को प्रकाश फोटोनों के रूप में वो उत्सर्जित कर देता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ऊर्जा उसकी कितनी है, यहाँ पर ऊर्जा है उसकी 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो पहले से दूसरे वाले में यानी कि n बराबर 4 से n बराबर 3 में कूदेगा तो वो इन दोनों के माइनस से, यानी कि 8.80 में से इसे माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वो जो है निकाल देगा, उत्सर्जित कर देगा और यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। यदि वो इस वाली अवस्था से, यदि वो यहाँ पर है n बराबर 4 में है और वो इस वाली से n बराबर 2 में आता है, कहाँ आता है, 2 में आता है, तो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंतर के बराबर वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा और कहाँ जाएगा, n बराबर 2 में आ जाएगा। तो कितनी ऊर्जा है इसमें, n बराबर 4 में 8.80, इसमें कितनी है 4.86, तो इसमें से जब इसे निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3 पॉइंट, ये आपका 10 में 6 के 4 और ये आपके बचे 7 में से आपके 17 हो गए यहाँ पे, तो 17 में से 8 गए 9, तो 3.94 जो है वो यहाँ से यहाँ आने में वो उत्सर्जित कर देगा उतनी ऊर्जा। अब यदि हम कहते हैं कि वो सीधा यहाँ से नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, शून्य वाली अवस्था में आ जाएगा, n बराबर 1 में आ जाएगा, तो वो 8.80 में से 0 माइनस कर दो तो यानी कि 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को वो उत्सर्जित कर देता है। आई बात समझ में। और यदि वो केवल इस वाली से इस वाली में आता है तो ये मैंने दिखाई दिया आपको, और यदि वो आता है कौन सी अवस्था से, n बराबर 3 में है, वो फिलहाल परमाणु कहाँ पहुंच गया है, इस वाली अवस्था में पहुंच गया, तो n बराबर 3 में पहुंच गया है, तो जब यहाँ से यहाँ आएगा 0 में तो इसका और इसके अंतर के बराबर वो विकृत करता है, उत्सर्जित करता है और यहाँ पहुंच जाता है। इसी प्रकार से यदि वो n बराबर 2 वाली स्टेट में है तो n बराबर 2 से जब आता है यहाँ पर तो वो इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है और अपने जो ग्राउंड स्टेट है उसकी उसमें वापस आ जाता है। तो ये किसका दिखाया गया है, पारे के बारे में दिखाया गया है, और पारे के ही एनर्जी लेवल्स हैं। किसके हैं ये एनर्जी लेवल्स, यानी ऊर्जा स्तर किसके हैं, पारे के हैं। किसी और परमाणु होगा तो उसके, यदि जैसे कि पारे का परमाणु है तो पारे के परमाणु में तो यही ऊर्जा स्तर होते हैं। यदि पारे के अलावा किसका होगा, सोडियम होगा यहाँ पे, तो सोडियम का यदि परमाणु होगा तो सोडियम के परमाणु के ऊर्जा स्तरों में अंतर होता है। इनकी जो ये आपके जो दिखाए हुए हैं 4.86, 6.67, 8.80, इनमें अंतर आ जाता है, ये कुछ और आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में। इसी प्रकार से जब वो ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आता है तो वो कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है। उस विकिरण की तरंग दैर्घ्य क्या होती है वो हम इस सूत्र से निकालते हैं। उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा यदि हो तो लैम्डा बराबर 12375 बटे डेल्टा ई। डेल्टा ई जो एनर्जी वो निकालता है, उत्सर्जित करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम यहाँ रखकर एंगस्ट्रॉम में लैम्डा निकाल लेते हैं। आई बात समझ में। जो हम यहाँ पर पारे का यूज हमने किया, सोडियम का हम यूज करेंगे, तो ये क्या है, तत्व हैं, सब क्या है, तत्व हैं। पारा भी एक तरह का जो है मेटल हो गया, तत्व हो गया। इसी प्रकार से सोडियम है या फिर लिथियम है या फिर बोरॉन है, तो ये सब क्या तत्व हैं जो कि आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये विभिन्न आवर्तों में लगाए गए हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो तत्वों के स्पेक्ट्रम में, जब तत्वों का स्पेक्ट्रम हम लोग निकालते हैं, किसका, तत्वों का, तो ये स्पेक्ट्रम ही तो बनाया हमने। तो ये पारे का स्पेक्ट्रम बनाया हमने, पारे के परमाणु का। तो किसी भी तत्व के परमाणु का जो स्पेक्ट्रम निकाला जाता है वो रेखीय होता है। रेखीय का मतलब
सीधी रेखा, अब देखो एक रेखा में दिखाई दी, दूसरी रेखा में दिखाई दी, तीसरी रेखा में दिखाई दी, चौथी में रेखा दिखाई दी, पांचवी में रेखा दिखाई दी। हो सकता है कि ये एक परमाणु कूदकर यहाँ पे आ गया, दूसरा परमाणु यहाँ आ गया, तो एक तत्व में तो परमाणु कई हो सकते हैं ना, तो ये परमाणु यहाँ कूदकर आ गया, ये इस जो चौथा परमाणु तो यहाँ आ गया, पांचवा परमाणु, छठा परमाणु, तो इस प्रकार से भी इसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो आगे क्या होता है कि हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझाया। यहाँ पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसके? एक तो होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम, और तीसरा होता है अविरत अथवा सतत स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ये यही है रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या है ये? रेखीय स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, सीधी रेखाएं दिखाई देती हैं, रेखाओं के रूप में स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है? रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं दिखाई देती हैं परस्पर एक दूसरे से अलग। तो रंगीन रेखाएं चमकीली कुछ दिखाई देती हैं काली पृष्ठभूमि पर, तो ये जो है रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इस तरह के स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो किससे बनते हैं? धातुओं की वाष्प से बनते हैं। जैसे कि हमने फ्रांक हर्ट्ज का जब एक्सपेरिमेंट बताया था तो उसमें हमने पारे की वाष्प ली थी, तो पारे की वाष्प से जो बनेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा? रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा। या फिर गैसें जो हैं, गैस जो होती हैं जैसे ऑर्गन है, नियोन है, तो इस प्रकार की जो गैसें हैं, तो गैसों की परमाणु अवस्था से भी ये हमें प्राप्त हो सकता है रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम यदि पूछ लेता है तो आप यहां से बता सकते हो। इसके बाद आता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में भी लगभग थोड़ा सा सेम सही रहेगा। इसमें काली पृष्ठभूमि यहां भी बताया था, पर अनेक रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं। यहां पर कैसी प्राप्त हुई थी? रेखाएं प्राप्त हुई थी। यहां रेखाओं के समूह प्राप्त होते हैं, यानी एक साथ 10, 20, 50, 100 रेखाएं एक साथ होंगी, फिर 10, 20, 50, 100 कुछ अंतर पे कुछ वो रेखाएं होंगी, फिर 10, 20, 50, 100 फिर अंतर पे कुछ दूरी पर रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं कि एक बैंड ये रहा, एक बैंड ये रहा, दोनों आपस में बराबर बराबर, फिर तीसरा बैंड, चौथा बैंड, इस प्रकार से बैंड के रूप में हमें रेखाएं दिखाई देती हैं समूह के रूप में। इन स्पेक्ट्रम के समूहों में रेखाओं की मोटाई एवं तीक्ष्णता एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर घटती चली जाती है। यानी कि रेखाओं का मान लो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ तो एक की मोटाई ये है रेखा की, दूसरे की मोटाई ये है, तीसरे की मोटाई और कम हो गई, ये और कम हो गई, ये और कम हो गई मोटाई, फिर ये सिंगल रेखा के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से मोटाई इनकी कम होती चली जाती है, यहाँ से मोटे होते हुए कम की ओर, यानी कम होती जाती है मोटाई। और यह किससे प्राप्त होता है? गैसीय अवस्था में पदार्थ की गैसीय अवस्था है। पदार्थ की जो गैसीय अवस्था होती है, जैसे कि कोई पदार्थ है और उसकी गैसीय अवस्था आ जाए तो गैसीय अवस्था से प्राप्त होता है, उनकी आणविक अवस्था से प्राप्त होता है। गैसीय अवस्था में उनकी आणविक अवस्था, तो गैस में क्या होंगे? अणु होंगे, तो गैस के अणुओं से ये प्राप्त होता है, जो कि पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है वो। ठीक है, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में जो उसके अणु होंगे पदार्थ के, उनसे ये प्राप्त होगा। ठीक है, आते हैं बात अविरत स्पेक्ट्रम। तो अविरत अथवा सतत स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम ऐसे होता है जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम में क्या होता है? लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक कई सारे रंग हमें दिखाई देते हैं, जो कि हम कहते हैं विबग्योर क्रम में हमें दिखाई देते हैं। किस क्रम में? विबग्योर क्रम में। तो रेड ये हो गया लाल रंग, और ये हो क्या होगा? बैंगनी। तो लाल रंग से बैंगनी रंग तक कई सारे कलर्स की हमें रेखाएं दिखाई देती हैं। और यदि हम कहें कि इन दोनों, ये जैसे क्या है, ये बैंगनी रंग और ये क्या है? जामुनी रंग। तो बैंगनी और जामुनी रंग में हम कहें कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर बैंगनी रंग और जामुनी रंग में आप कोई एक ऐसी रेखा खींच दो जो दोनों को बराबर बराबर बांट दे। मतलब कोई ऐसी रेखा खींच दो जहां आपको पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर हमारी बैंगनी खत्म हो गई और जामुनी चालू होगी। तो ऐसा पहचान पाना बहुत मुश्किल इसमें होता है। ठीक है, ऐसा पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी दो रंगों के बीच में पृथक रेखा खींची नहीं जा सकती जिससे ये बताया जा सके कि बैंगनी रंग इधर हो गया और जामुनी रंग उधर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल सटीक रूप से जो है अलग अलग पृथक कर पाना ये मुश्किल होता है। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि इस स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंगों तक सभी तरंगदैर्घ्य उपस्थित रहती हैं जो आपस में विलीन रहती हैं। तो विलीन का मतलब यही है
कि उनमें जहां वो दो रंगों के बीच में की बात आएगी, बीच की बात आएगी, तो बीच में बिल्कुल सटीक जगह कौन सी है जहां पर एक रंग एक तरफ हो जाता है, दूसरा रंग दूसरी तरफ हो जाता है, ये कह पाना मुश्किल होता है। तो इसका मतलब विलीन हो जाती है आपस में उस जगह पर। ये अब आती है बात, अच्छा ये मैंने क्या बताया, सूर्य से प्राप्त होता है। इसे सूर्य से प्राप्त किया जा सकता है, ताप दीप्त ठोसों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ताप दीप्त यानी कि तपे हुए जो ठोस को किसको गर्म करके उनसे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर गैसों से उच्च दाब पर, जो उच्च दाब पर गैसों को गर्म किया जाता है तो उनसे भी इस प्रकार के जो है सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम समझ लिया। अब आते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम पर। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी कि अवशोषण को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन का मतलब हुआ विकिरण को उत्सर्जित करना, छोड़ना, ऊर्जा को विकिरित करना। अवशोषण का मतलब होता है ऊर्जा को क्या करना, ग्रहण करना, ऊर्जा को सोखना, ऊर्जा को ग्रहण करना कहलाता है अवशोषण। तो इसमें क्या होगा, परमाणु ने यहां तो ऊर्जा को विकिरित किया था, यहां पर परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो कैसे करेगा, हमने कहा जब श्वेत प्रकाश में सभी ऊर्जाओं के प्रकाश फोटोन उपस्थित होते हैं, ये पता है हमें। श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश क्या होगा, ऊर्जाओं के पैकेट्स होंगे। ऊर्जाओं के पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन सभी ऊर्जाओं के इसमें होते हैं, यानी कि अलग अलग ऊर्जाओं के। जैसे कि ऊर्जा हो गई क्या आपकी एच न्यू, ऊर्जा का फोटोन अलग होगा उसमें। 2h न्यू ऊर्जा के फोटोन भी होंगे। 3h न्यू ऊर्जा के भी फोटोन होंगे। 4h न्यू ऊर्जा के भी फोटोन होंगे। इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जाओं के इसमें फोटोन होते हैं। तो जब वे सारे फोटोन जो हैं कहाँ गिरते हैं, यह प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे पारे की वाष्प से गुजारा जाता है। जब पारे की वाष्प में इसे गुजार देते हैं तो पारे की वाष्प में जो परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु हैं, परमाणु तो बहुत सारे हो सकते हैं ना एक पदार्थ के अंदर, तो पारे की वाष्प में बहुत सारे परमाणु, ये मान के चलो। तो परमाणु ने क्या करा, किसी परमाणु ने तो H न्यू ले ली, लपक ली, किसी परमाणु ने 2H न्यू लपक ली यानी कि अवशोषित कर ली, और किसी परमाणु ने 3H न्यू वाली ऊर्जा ले ली, किसी परमाणु ने 4H न्यू वाली ऊर्जा ले ली। तो जब ये ऊर्जा ले लेते हैं अलग अलग फोटोनों की, ठीक है, अलग अलग फोटोनों की ऊर्जा ले लेते हैं तो उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, तो ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो निम्नतम से कहां पहुंच गए, उच्चतम में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, उच्चतम में। कैसे पहुंचे, n बराबर 1 थी ये तो, और ये n बराबर 2 है, और n बराबर 3, n बराबर 4 ऊर्जा स्तर हैं ये सारे। तो मान लिया मैंने कि पहले वाले फोटोन, एक ने पहले वाला फोटोन ले लिया, तो पहले वाला फोटोन लेकर कहां पहुंचा, ये पहली वाली, क्योंकि ये ऊर्जा कम है तो कम है तो कम वाली में पहुंचेगा, n बराबर 2 में पहुंच गया। तो ये कितनी ऊर्जा इसने अवशोषित की है, इतनी ऊर्जा इसने अवशोषित की है, 4.86 इसने अवशोषित की है। तो मैं ये नहीं कहता कि H न्यू जो है 4.86 बैठ जाएगी, नहीं, हो सकता है 2H न्यू बैठे, हो सकता है 3H न्यू बैठे, कुछ भी बैठ सकती है, पर ये कोई ऐसी ऊर्जा ली इसने, इतनी ऊर्जा का फोटोन इसने अवशोषित किया कि ये 1 से लेकर n बराबर 1 से लेकर n बराबर 2 में पहुंच गया। अब जो परमाणु है दूसरा, अन्य परमाणु कह सकते हो, तो वो क्या करा, उसने इतनी ऊर्जा ले ली, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने अवशोषित कर ली, और वो कहां पहुंच गया, n बराबर 3 में पहुंच गया। और एक परमाणु ने 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अवशोषित कर ली, और ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया n बराबर 4 में। तो इस प्रकार से ये अपने अपने स्तरों में, अलग अलग स्तरों में पहुंच जाते हैं। और जब ये यहां पहुंचेंगे तो फिर कहां आएंगे वापस, फिर वापस ये इनका उत्सर्जन हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएंगे। आई बात समझ में, वहां तो अवशोषित करते हैं ये, और वहां से अवशोषण के बाद में ये उत्सर्जन भी करते हैं। तो पहले अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसके बाद हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आई बात समझ में, तो इसे पढ़ लेते हैं 1-2 पॉइंट्स इसके। तो इसके फलस्वरूप पदार्थ से जब ये अवशोषित कर लेते हैं फोटोन्स को, तो पारगमित प्रकाश में, अब एक चीज देखो, जब परमाणु के अंदर प्रकाश चला गया, परमाणु के अंदर क्या चला गया, पारगमित हो गया प्रकाश, परमाणु के अंदर घुस गया प्रकाश, फोटोन घुस गया। अब फोटोन में से जिस ऊर्जा को उसने अवशोषित कर लिया था, परमाणु जिस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, यानी कि पदार्थ ने, वाष्प ने जिस ऊर्जा को, जो परमाणु ने जिस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, उस ऊर्जा की जो लाइन होगी
उस ऊर्जा की जो लाइन होगी, जैसे कि इसमें कहा हुआ है कि पारगमित प्रकाश में इन प्रकाश फोटोनों की संगत तरंग दैर्घ्य अनुपस्थित हो जाती है। तो जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उसने अवशोषित कर लिया है वही प्रकाश उस प्रकाश में से गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, यानी वही लाइन गायब हो जाएगी। कौन से तरंग दैर्घ्य की? मान लो एच न्यू, या मान लो कि एच न्यू, न्यू बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। एच न्यू क्या होगा? एच न्यू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा आ गया। तो मान लो कि इस लैम्डा तरंग दैर्घ्य का इसने प्रकाश जो है अवशोषित कर लिया, तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनेगा, जो इसने ऊर्जा अवशोषित की, जो उसका स्पेक्ट्रम होगा, उसमें से वही वाली लाइन गायब हो जाएगी, अनुपस्थित हो जाएगी। अतः इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में इन तरंग दैर्घ्यों के स्थान पर काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो वहां पर वो लाइन खत्म हो जाएगी और उसकी जगह पर काली रेखा हमें दिखाई देगी। इन्हीं काली रेखाओं को हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो जो काली रेखाएं हमें दिखाई देती जा रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश को पारे की वाष्प से भरी नलिका में से गुजारा जाता है। हमने फ्रांक हर्ट्ज का जब प्रयोग किया था तो उसमें एक नलिका ली थी, उस नलिका में हमने पारे की वाष्प ली थी। तो वही यहाँ एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि जब श्वेत प्रकाश को पारे की वाष्प से भरी नलिका में से गुजारा जाता है तो पारे के परमाणु में से पारे के जो परमाणु होते हैं इसमें से 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रकाश फोटोनों को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि इसके बारे में ही बता रहा है। और तथा निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तरों में ये जो है परमाणु चले जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्लियर है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्लियर है। अवशोषित करके ऊर्जा को अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाएगा वो, और जब अवशोषण स्पेक्ट्रम वो दिखा चुका होगा तो फिर वो जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखाएगा। उसके बाद ऊर्जा भी तो निकाल लेगा वापस। तो ऊर्जा निकालने के बाद कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उसका बनता है। ठीक है। तो टॉपिक, मेरा आइडिया आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या होते हैं स्पेक्ट्रम समझ में आ गए होंगे, और किस प्रकार से इनमें विविध ऊर्जा स्तर, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं वो भी आपको आज क्लियर हो गए होंगे कि n बराबर 1 में 0 एनर्जी होती है, ऊर्जा 0 होती है, n बराबर 2 में इतनी ऊर्जा होती है, n बराबर 3 में इतनी ऊर्जा होती है, n बराबर 4 में इतनी ऊर्जा होती है। तो इस हिसाब से ये पारे के लिए हमने बताया था। इसके अलावा जो अन्य जो आपके क्या होंगे, अन्य जो पदार्थ होंगे उनके लिए ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं इतना ही होगा, तो अलग ये हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर आपको? तो लेक्चर को आप जो है अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के साथ में। और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ में क्या करना है आपको? बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो डोंट मिस एनी लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।